नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। रोज शाम 8 बजे इंडिया चाहता है में एबीपी न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपसे मिलते हैं। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे मुद्दे को मैं उठाने जा रहा हूं जो मुझसे आपसे सीधे तौर पे जुड़ा है। आम आदमी के दिल का दर्द है ये। आम आदमी की जिंदगी की गाड़ी जेब और ज़रूरत के दो पार्टों में तालमेल बिठाने में गुजर जाती है, जिससे पेट्रोल आदमी की ज़रूरत तो है, लेकिन जेब का उसके साथ तालमेल बिठाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। दर्द यह भी है कि जितने का तेल नहीं उतने का टैक्स उस पर लगा दिया जाता है और हमारी और आपकी जेब पर बेइंतहा बोझ बढ़ जाता है। आज इंडिया चाहता है कि दर्शक सबसे अधिक यही जानना चाहते हैं कि क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को आना चाहिए। वहीं लोगों की दिलचस्पी किसान नेताओं के उस आपसी घमासान पर भी है कि नेताओं को चुनाव प्रचार वो करने देंगे या नहीं करने देंगे। पंजाब में किसानों ने बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है कि वो प्रचार नहीं करने देंगे, जबकि इंडिया चाहता है कि दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है वो खास बात जो प्रधानमंत्री मोदी 7 साल में 5वीं बार टाइम मैगजीन के टॉप 100 पावरफुल शख्सियत में शुमार किए गए हैं। तो जैसी आपकी पसंद है, हम उसी के हिसाब से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, यानी आपकी पसंद को हमारा सलाम है। पेट्रोल के दाम आज कई राज्यों में शतक लगा चुके हैं, लोगों की जेब में आग लगी हुई है। ऐसे में केरल हाईकोर्ट की एक पहल से उम्मीद जगी है कि क्या डीजल पेट्रोल की कीमत भी जीएसटी के दायरे में आएगी। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जेब भारी होगी और महंगाई का बोझ हल्का हो जाएगा। आपकी जेब में पैसे बचेंगे, पर सरकारें क्यों कमिटमेंट नहीं देती हैं जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाने के बारे में। ये जानना अगर आप चाहते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति को समझना चाहते हैं, तो आपको हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया गया है कि आम आदमी को इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है तो धक्का देके गाड़ी लाना पड़ रहा है। 1 लीटर पेट्रोल 3 दिन चलता था, अब 1 दिन में खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट लूट रही है, चाहे पेट्रोल से ले लो चाहे आप तेल से ले लो। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर रॉकेटिंग एवरी डे। मोदी है तो महंगाई है। कहीं 100 के करीब, कहीं 100 के पार। पेट्रोल के बढ़ते दामों से हाहाकार। जेब पे महीने का कम से कम 500 रुपए का बिल बढ़ रहा है हम लोग का। 90 के ऊपर नीचे झूलता डीजल, महंगे गैस सिलेंडर की मार। अब तो हद पार कर दी इन्होंने। डेली प्रतिदिन मतलब रेट बढ़ा रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहे। बढ़ते दामों पर सियासत में होते वार पलटवार। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीस 2014 में, आज 101 रुपया। महंगाई से टूटी कमर तोड़ दिए सर पेट्रोल ने तो। जनता करे बस यही गुहार, अब रहम करो, कम कर दो तेल के दाम सरकार। पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। एक आम आदमी तो ये चाहता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों में कमी करने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसने जनता की जेब पर जबरदस्त चोट की है। 16 सितंबर 2017 को जहां दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर थी, पिछले 4 सालों में वो कई गुना बढ़ चुकी है। 16 सितंबर 2021 को दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, यानी 4 साल में 30 रुपए 71 पैसे का इजाफा। इसी तरह डीजल दिल्ली में 16 सितंबर 2017 को 58 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, जो 16 सितंबर 2021 को बढ़कर 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। यानी 4 साल में जनता 1 लीटर डीजल के लिए 29 रुपए 78 पैसे ज्यादा चुका रही है। जीएसटी के दायरे में ही आना चाहिए। जो सबको जीएसटी के दायरे में है तो पेट्रोल भी जीएसटी के दायरे में ही होना चाहिए। जब गुजरात जाओ तो उसका अलग जीएसटी देना पड़ता है, महाराष्ट्र आओ तो अलग रेट देना पड़ता है, कर्नाटक जाओ तो वहाँ अलग रेट देना पड़ता है।
तो ये सबसे छुटकारा मिलेगा हमको। तो जीएसटी लाना बहुत ज़रूरी है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों का बड़ा हिस्सा टैक्स और सेस के तौर पर जाता है। तेल के दामों से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तगड़ी कमाई है। ऐसे में कई सालों से ये मांग उठ रही है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अब ये उम्मीद फिर जग रही है, क्योंकि शुक्रवार को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में पेट्रोल डीजल की कीमत को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद ये पहला मौका होगा जब जीएसटी काउंसिल पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। हालांकि केंद्र सरकार अभी इस मुद्दे पर कुछ भी साफ करने को तैयार नहीं है। कैबिनेट की ब्रीफिंग में जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से इस बारे में पूछा गया तो वो टाल गए। चलते हैं कि कैबिनेट से जुड़े हुए सवालों को यहाँ पे लिया जाता है। दरअसल सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने जा रही है, तो उसके पीछे केरल हाईकोर्ट का निर्देश है। केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जीएसटी काउंसिल से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला करने को कहा था। अगर पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में आते हैं तो ये जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। पूरे देश में पेट्रोल डीजल एक रेट पर बिकेगा। जीएसटी में आने पर केंद्र की एक्साइज और राज्यों का वैट खत्म हो जाएगा। जीएसटी का सबसे बड़ा स्लैब 28% का है, जो आज लग रहे टैक्स से काफी कम है। अगर ऐसा हुआ तो तेल के दामों में भारी कमी आएगी। हम आपको दिल्ली के उदाहरण से इसको समझाते हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 101 रुपए 19 पैसे से घटकर 56 रुपए 45 पैसे हो जाएगी, जबकि डीजल की कीमत प्रति लीटर 88 रुपए 62 पैसे से घटकर 55 रुपए 42 पैसे हो जाएगी। पहले कोरोना की मार से रोजगार पर चोट लगी, कमाई घटी और तेल के दामों में हुए इजाफे ने तो जनता की कमर ही तोड़ दी। अब पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में आते हैं तो लोगों की हिचकोले खाती जिंदगी की गाड़ी के फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। लेकिन इस फैसले की राह में अभी बहुत अड़ंगे बाकी हैं। एक मोटा मोटा अनुमान है कि अगर जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल के दाम आएंगे तो आपकी जेब में प्रति लीटर 40 से 45 रुपए तक की बचत हो जाएगी। यह आपने एग्जाम्पल अभी ये कहानी आपने देखी भी। हालांकि अब तक सरकार ने कोई सुगबुगाहट तो इस बारे में नहीं दिखाई है, लेकिन जब जब उनसे पूछा भी गया है, सरकार ने, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे वो राज्यों की हो, वो मना करती रही कि अभी ऐसी कोई हमारे पास स्कीम नहीं है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाए। वो साफ सी बात है कि सरकार को बहुत बड़ा मुनाफा होता है पेट्रोल डीजल के दामों में। जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है उससे सरकारी खजाना बहुत बड़ी मात्रा में भरता है। इसी बात पर एक एजेंसी ने सर्वे किया, लोकल सर्कल नाम की एक प्रतिष्ठित एजेंसी है। इसने एक सर्वे में 77% लोगों ने यह माना है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। यह आम आदमी की परेशानी दिखाता है। मैक्सिमम लोग, करीब 3/4 लोग से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि सबको राहत चाहिए बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों से। केवल 11% लोग ही थे ऐसा जो नहीं चाहते हैं, जबकि 12% लोगों ने अब तक इस मामले में अपनी कोई राय नहीं बनाई है। वहीं महंगे तेल के कारण 51% परिवारों को खर्च में कटौती करनी पड़ी है। इस सर्वे में शामिल हजारों लोगों में से 51% ने कहा यह बात। 21% परिवार ऐसे हैं जिनको जरूरी खर्च तक रोकने पड़ गए हैं, जबकि 14% परिवारों की बचत कम हो गई है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और महंगाई की बहुत बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल के दाम भी हैं। लोगों की मुश्किलों का सीधा नाता पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों से है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उनके साथ महंगाई भी बढ़ती है। हम सब इस बात को जानते हैं। माल ढुलाई के बढ़ते से ज़रूरत की तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब बारी है आपकी राय जानने की। पहले मैं अपनी राय देता हूं इस स्टोरी पर, उसके बाद आप बताइएगा कि आप मेरी राय से कितना सहमत हैं या असहमत हैं मिस्ड कॉल के जरिए। मेरी राय इस मामले में बहुत साफ है कि डीजल और पेट्रोल के दाम को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मैं मोबाइल नंबर 7823944001 पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि मेरी राय सही नहीं है, आप असहमत हैं, तो डायल करिए 7823944002 को। 01 सहमत के लिए और 02 असहमत के लिए आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं और अपनी राय हमको बता सकते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान लाइव पोलिंग चलेगी, नतीजे आपको स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे और कार्यक्रम के आखिर में हम पूरे नतीजे आपको दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत रखते हैं या असहमत रखते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर लगातार बार बार ये बात कही गई कि कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और ये इसलिए भी लाना जरूरी है कि सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों के वैट के कारण डीजल और पेट्रोल के दाम बेहिसाब बढ़ जाते हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत की ये रिपोर्ट देखिए, आपको पूरा पेट्रोलियम का इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल ही है जिसमें अलग अलग वैट लग रहा है अलग अलग स्टेट का, इसके लिए अलग अलग स्टेट में रेट भी अलग अलग है। अगर दोनों को एक ही दायरे में लाते हैं तो इससे क्या होगा, रेट स्टेबल हो जाएगा, आम पब्लिक को काफ़ी राहत मिलेगी। सबसे पहले तो ऑल इंडिया रेट एक हो जाएगा पेट्रोल डीजल का, उसके बाद कम से कम 20-25 रुपये पेट्रोल सस्ता होगा। जनता तो चीत्कार करेगी ही। जो पेट्रोल 45 रुपए का है वो टैक्स की वजह से 101 रुपए का मिल रहा है। सरकारों को अपने खर्चे चलाने के लिए टैक्स लेना जरूरी है, लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि सामान की कीमत से ज्यादा टैक्स जनता चुकाए, वो भी पेट्रोल डीजल जैसी जरूरी चीज का। कई साल पहले पेट्रोल डीजल के दामों का नियंत्रण सरकार ने तेल कंपनियों के हवाले कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों के आधार पर तेल कंपनियां दाम तय कर रही हैं। लेकिन जब से ये व्यवस्था लागू हुई है तब से तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आखिर इस दौर में आसमान तक क्यों पहुंच गई है तेल की कीमत? जितना निवेश होना चाहिए था तेल के खनन के लिए, तेल के उत्पादन के लिए, उतना निवेश जो है कोविड के चलते हुआ नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर, जैसे आज तेल की कीमत $75 पर बैरल से ऊपर जा चुकी है ब्रेंट की, जो कि भारत के लिए जो रिलेवेंट होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 महीने तो तेल हो सकता है बहुत ज्यादा महंगा ना हो। ऐसा कई बार हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो दाम बढ़ गए, लेकिन जब दाम कम हुए तो भारत में इसका असर नहीं दिखा। सबसे बड़ी वजह है कि टैक्स में तेजी से इजाफा हुआ। 1 अप्रैल 2014 को यूपीए सरकार में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे थी। मई 2014 के बाद एनडीए सरकार के कार्यकाल में एक्साइज ड्यूटी 11 बार बढ़ी। सिर्फ 2 बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई। फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र सरकार वसूल करती है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई तो राज्य सरकारों का वैट भी बढ़ता गया। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% वैट है। कर्नाटक सरकार 35% सेल्स टैक्स वसूलती है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर वैट 33% है तो दिल्ली में 30 और यूपी में 26.80%। अब अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो जनता को इस टैक्स से राहत मिल जाएगी। पेट्रोल डीजल जीएसटी में लाए तो इसका फायदा तो जरूर है कि एक कॉमन मार्केट हो जाए इंडिया का सबके। चाहिए दिल्ली में 55% के 50 से 55% पेट्रोल डीजल की प्राइस तो टैक्स के वजह से है। अगर इसमें से आधा किया जाए तो 28% कम हो जाएगी इनकी कीमत, तो वो तो ठीक, सबको अच्छा ही लगेगा। तेल की कीमतें जीएसटी के दायरे में आई तो जनता की पौ बारह हो जाएगी, लेकिन सरकार से उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया छिन जाएगा। अब सवाल यह है कि जनता का दर्द कम करने के लिए क्या सरकारें अपना दर्द बढ़ाने को तैयार होंगी? दिल्ली से संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। राज्य सरकारें केंद्र पर सवाल उठाती हैं कि वो डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं करती। ये राजनीतिक बयानबाजी आप रोज सुनते होंगे, और केंद्र सरकार का दुखड़ा वही पुराना है कि वो क्या करे, कीमत तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है। आज मैं आपके सामने आसान तरीके से समझा देता हूं कि दरअसल 1 लीटर पेट्रोल में कौन सी सरकार कितना पैसा कमा रही है, और आपको समझ में आएगा
कि वो क्यों इसको जीएसटी के दायरे में लाने से बचना चाहती हैं। आज की तारीख में यानी 16 सितंबर 2021 को दिल्ली की बात कर रहा हूं, यहां पे हम रहते हैं। 1 लीटर पेट्रोल का जो बेसिक दाम है वो 40 रुपए 78 पैसे है। यानी अगर सरकार टैक्स ना ले तो आपको 40 रुपए 78 पैसे में प्रति लीटर ये 1 लीटर पेट्रोल मिल सकता है। इसमें अब क्या किया जाता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जोड़ा जाता है जो कि करीब 32 पैसे आता है, भाड़े का खर्चा प्रति लीटर, जो कि एक मैथमेटिक्स है उसके जरिए निकाला जाता है। इसके बाद क्या होता है, केंद्र की सरकार जो है वो 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। 32 रुपए 90 पैसे केंद्र सरकार की जेब में जा रहा है एक्साइज ड्यूटी की वजह से। डीलर का कमीशन, जहां से आप पेट्रोल भराते हैं, जो पेट्रोल पंप का ओनर है, उसका कमीशन प्रति लीटर 3 रुपए 84 पैसे तय किया गया है दिल्ली में। उतना पैसा उसके पास चला जाता है। इन सब के ऊपर राज्य सरकार, यानी आप जहां भी राज्य में रहते हैं वहां की राज्य सरकारें अपना टैक्स वसूलती है वैट के नाम पर। दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो 23 रुपए 35 पैसे वसूलती है प्रति लीटर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, इसी 1 लीटर के दाम पर। और ये सब अगर आप जब जोड़ देते हैं, 40 रुपए 78 पैसे, 32 पैसे, 32 रुपए 90 पैसे, 3 रुपए 84 पैसे, 23 रुपए 35 पैसे, तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो जाती है 101 रुपए 19 पैसे। अब आप समझिए 101 रुपए में आप खरीद रहे हैं और सरकार को 32 रुपए जा रहे हैं, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को 23 रुपए जा रहे हैं, जबकि असल कीमत मात्र 40 रुपए के आसपास है प्रति लीटर। आप देखिए कि केंद्र और दिल्ली सरकार आपस में 56 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर टैक्स वसूल लेती हैं, यानी जितने का पेट्रोल लिए उससे ज़्यादा का आप टैक्स दे देते हैं। ये तो सिर्फ दिल्ली की बात है, कई और राज्यों में तो टैक्स इससे कहीं कहीं ज़्यादा है। अगर इसमें कटौती करनी है तो जीएसटी के दायरे में इसका दाम लाना ही होगा। आम आदमी को तभी राहत मिल पाएगी, लेकिन इसके रास्ते में अड़ंगा राज्य सरकारें भी बड़े पैमाने पर डालती हैं, क्योंकि जीएसटी लगा तो राज्य सरकारों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मारा जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी और रौनक कुकड़े की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों राज्य सरकारें आनाकानी करती हैं। मान लो 20 रुपए तो लेती है स्टेट गवर्नमेंट और 60 रुपए लेती है मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट। कम किसको करने चाहिए? पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा हमेशा से विपक्ष की राजनीति करने वाली पार्टियों का पसंदीदा मुद्दा रहा है। अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है। लखनऊ में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये मुद्दा आने वाला है, तो कांग्रेस इस पर भी सवाल खड़े कर रही है। ये लेकर के आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में हम लोग दो केवल चीजें और जोड़ करके करना चाहते हैं कि इसको, एक तो इसका स्लैब जो है लोएस्ट स्लैब में रखा जाए, और स्टेट्स को जो इसमें नुकसान हो वो केंद्र सरकार को इसके साथ में भरपाई करनी चाहिए। कांग्रेस भले ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का समर्थन करे, लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस के शासन वाली राज्य सरकारों को भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि वो जनता के लिए इस नुकसान को उठाने को तैयार हैं। जब एक तरफ पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत कम घट रही है, तो हमारे हिंदुस्तान में उसका रेट बढ़ रहा है, और न केवल जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेस लगाया है उसे भी खत्म किया जाना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी तेल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाने का समर्थन कर रहे हैं। मैंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में काफी समय पहले इस बात को उठाया था कि रियल एस्टेट और पेट्रोल डीजल, इनको जीएसटी के दायरे में लेके आइए। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला आसान नहीं है। इसे इस बात से समझिए कि 2014 से अब तक एक्साइज ड्यूटी के जरिए केंद्र सरकार ने 15,59,104 करोड़ की कमाई की है, जबकि इसी वक्त में राज्यों ने वैट और सेल्स टैक्स के जरिए पेट्रोल डीजल की बिक्री से 12,36,923 करोड़ रुपए जुटाए हैं।
अब हम आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जिन्होंने 2020-21 में पेट्रोल डीजल में लगने वाले वैट के जरिए सबसे ज्यादा कमाई की है। महाराष्ट्र ने 25,430 करोड़, यूपी ने 21,956 करोड़, तमिलनाडु ने 17,063 करोड़, कर्नाटक ने 15,476 करोड़, गुजरात ने 15,141 करोड़ तो राजस्थान ने 15,119 करोड़ रुपए वैट और सेल्स टैक्स के जरिए कमाए हैं। देखा जाए तो पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स वो मलाई है जिसे न तो केंद्र छोड़ना चाहता है और न ही राज्य सरकारें, और यही जीएसटी के दायरे में इसे लाने में सबसे बड़ा रोड़ा है। 28%, 56% से नीचे आएगा तो जो टैक्स रेवेन्यू आधी हो जाएगी। फॉर मैनी स्टेट्स, काफ़ी स्टेट में तो वैट रेट काफ़ी बड़ा है दिल्ली से, और इसके लिए वो स्टेट्स की तो आमदनी में काफ़ी कमी आ जाएगी उनके इनकम में। कई राज्य सरकारें तेल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रही हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और केरल की सरकारें खुलकर इसके विरोध में हैं, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्य इससे होने वाले नुकसान का मुआवजा केंद्र से मांग रहे हैं। जैसे जीएसटी आपने दूसरे में लगाया और कंपनसेशन दे रहे हैं राज्यों को, उसी प्रकार से कंपनसेशन इसमें भी दिया जाना चाहिए। पहले जब जीएसटी का गठन हुआ उस बारे में उस टाइम सेंट्रल पार्लियामेंट की फ्लोर पे पार्लियामेंट में जो भी डिसाइड हुआ है उसके तरफ से काम होना चाहिए, ये हमारी राय है। जीएसटी के नियमों के तहत 2022 तक केंद्र को सभी राज्य सरकारों को मुआवजा देना है, लेकिन अगर तेल के दाम इसके दायरे में लाए गए तो राज्य सरकारें मुआवजे की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की रफ्तार जिस मंद गति से चल रही है उसमें केंद्र ये बोझ उठाने को राजी होगा ऐसा लगता नहीं है। ऐसे में तेल की कीमतों का जीएसटी के दायरे में आना दूर की कौड़ी ही है। मुंबई से रौनक कुकड़े और रायपुर से ज्ञानेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम आगे बढ़े उसके पहले आपको याद दिलाते हैं, मिस्ड कॉल के जरिए आप भी इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं। मेरी राय इस लीड स्टोरी के मामले में बहुत साफ है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में होना चाहिए, क्योंकि इससे दाम कम होंगे और आम व्यक्ति को राहत मिलेगी महंगाई से बहुत बड़े हद तक। हर बार जनता की तरफ से आवाज़ हमने उठाई है और हम ये अपील भी करते हैं कि सस्ते होने चाहिए डीजल पेट्रोल के दाम। आज तो सर्वे भी आ गया, आज तो जनता का पोल लाइव चल रहा है। मेरी राय आपके सामने है और यही मैंने सवाल पूछा है कि क्या डीजल और पेट्रोल के दाम जीएसटी के दायरे में हो। ये मेरी राय है, मेरी राय से जो सहमति रखते हैं वो आपके सामने है। 62% लोगों ने सहमति में वोट डाला है। 7823944001 ये सहमति का नंबर है। अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 इस पर आप अपनी मिस्ड कॉल हमको देकर इस पोल में हिस्सेदारी ले सकते हैं। इस पोल को लाखों करोड़ों लोग लाइव देख रहे हैं और ये मैसेज जा रहा है कि देश की जनता क्या चाहती है। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी डीजल पेट्रोल के दाम से बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे कि आप लगातार देख भी रहे हैं। तो किसान आंदोलन अपने नेताओं के संग्राम से, आपसी संग्राम से चलते परेशान हो गया है। पंजाब के किसान नेताओं में इसी बात पर इन दिनों ठन गई है कि वो नेताओं को चुनाव प्रचार करने देंगे या नहीं करने देंगे। चाहे पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। नेताओं की सरगर्मी के बीच इस बात पर किसान नेता भिड़े हुए हैं कि इन नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव प्रचार करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए। देखिए मेरे सहयोगी जगवेंद्र पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंजाब के तरनतारन में किसान नेता चढ़ूरी की इस रैली ने किसान मोर्चा के हुक्म की हवा निकाली। 10.5 महीने पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो शायद किसानों को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह आंदोलन इतना लंबा चलेगा। इतना ही नहीं, आंदोलन के बीच ही पंजाब में चुनावी घंटी भी बजने लगेगी, लेकिन चुनावी तैयारियों और रैलियों को लेकर ही किसान नेता बंट गए हैं। जहां संयुक्त किसान मोर्चा के बलवीर सिंह राजवाल कह रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी को पंजाब में रैली नहीं करने देंगे,
तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के जोगिंदर सिंह उग्राहा कह रहे हैं कि ऐसे कैसे किसी को रोक देंगे रैली करने से। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਲੇ ਮਨਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਫੜਨੇ ਆ, 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। देखिए ये तो उन लोगों ने कहा ना, उनको कहा है, वो तो उनसे उनके सवाल पूछा जा सकता है, हम तो उसका बारे में कुछ नहीं बोलते। राज्यपाल संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी के बड़े नेता हैं, तो जोगिंदर सिंह उग्राहा पंजाब के मालवा में सबसे प्रभावशाली किसान संगठन के नेता हैं। राज्यपाल किसी पार्टी के चुनाव प्रचार के विरोध में हैं, तो उग्राहा को इससे गुरेज नहीं है। वहीं राज्यपाल हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के चुनाव लड़ने के खिलाफ हैं, तो उग्राहा को चढ़ूनी के फैसले पर ऐतराज नहीं है। दरअसल ये सारा विवाद तभी शुरू हुआ जब शिरोमणि अकाली दल की रैलियां शुरू हुई। राज्यपाल ने इस पर ऐतराज जताया तो पहले सुखबीर सिंह बादल ने रैली रोक दी, लेकिन फिर सवाल उठा कि जब उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में चुनावी रैलियां हो रही हैं, तो पंजाब में ही रैलियों पर रोक क्यों? अकाली दल का आरोप है कि कांग्रेस और आप की रैलियां तो हो रही हैं, सारा विरोध उनसे ही है। चंडूनी साहब कहते इलेक्शन लड़नी है, ठीक है जी, फिर तो की मनशा ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾम करते हैं। पंजाब में करीब 11 लाख किसान परिवार हैं और हर चुनाव में उनके वोट ही किसी राजनीतिक दल के लिए चंडीगढ़ का रास्ता आसान बनाते हैं। इस बार चूंकि तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार सड़कों पर है, इसलिए हर पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आना चाहती है। जहां बीजेपी के स्वाभाविक विरोधी होने के कारण कांग्रेस को लगता है कि वही किसानों की सच्ची हितैषी है, वहीं अकाली दल भी अपनी कुर्बानी की कथा लिए घूम रहा है कि उसने किसानों के सुर में सुर मिलाने के लिए मोदी सरकार में मंत्री पद ठुकराया। लेकिन सवाल चुनाव का है और सवाल किसानों के वोट का है, इसलिए कांग्रेस ने कृषि कानूनों के लिए बादल परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। केंद्र के 3 काले कानून, इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके, किसानों के लिए आंदोलन उनके अधिकारों का हलफनामा है और नेताओं के लिए चुनाव उनकी संभावनाओं का इम्तिहान। अब देखिए कि किसानों की बिसात पर कौन पार्टी खरी उतरती है और किसान किसके साथ खड़े होते हैं। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। कल प्राइम मिनिस्टर अपना 71वां जन्मदिन मनाएंगे। उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी एबीपी न्यूज टीम की तरफ से। पीएम मोदी को टाइम मैगजीन ने जन्मदिन पर शानदार तोहफा दिया है। उसने लिखा है कि वो भारत की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री हैं और हाँ, टाइम के टॉप 100 पावरफुल लोगों में पीएम मोदी 5वीं बार शामिल हुए हैं। जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ। बहुत शुभकामनाएं। मैं 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। खुद को साधारण मानने की यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण बनाती है। एक साधारण व्यक्ति हूं। जिस वक्त वो अपनी उम्र के 71 वसंत पूरे करने जा रहे हैं, उसी वक्त दुनिया की सबसे नामचीन मैगजीन टाइम ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के 100 सबसे ताकतवर शख्स में शुमार किया है। ये सिलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस तेवर भरी शख्सियत को सलामी है जिसमें लोकतंत्र भी है और हनक के साथ हुकूमत चलाने का दमखम भी। भारत का लोहा माना जाता है तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। न हम किसी से
आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। नहीं हो। टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वरिष्ठ पत्रकार फरीद ज़कारिया ने लेख लिखा है। ज़कारिया ने लिखा है, आजादी के 74 वर्षों में भारत में 3 निर्णायक नेता हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश की बुनियाद रखी। दूसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने युद्ध से इमरजेंसी तक राजपाट चलाया। और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तरह किसी और नेता ने देश की राजनीति को प्रभावित नहीं किया। टाइम मैगजीन जिस बात को कह रही है उसको आप इस राजनीतिक सच्चाई से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में देश को 2014 में ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो 25 साल बाद बहुमत की सरकार को चला रहा हो। उसी तरह लगातार दूसरी बार जीत हासिल करना और पहले से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में लौटना भी राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने की तरह है। माननीय प्रधानमंत्री, पीएम मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ कैसी है और उसी सूझबूझ के दम पर विरोधियों की तलवार से ही उन पर वार कर देते हैं। और माफियाओं की मनमानी से चलता था। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। टाइम मैगजीन में 5 बार ऐसे मौके आए जब टॉप 100 पावरफुल लोगों में पीएम मोदी का नाम आया। इस बार ये नाम आया है तो इसके पीछे उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता है। साथ ही कुछ सवाल भी टाइम ने उठाए हैं। कोरोना से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर टाइम ने सवाल उठाया है। टाइम का यह भी कहना है कि पीएम मोदी ने देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य से हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ धकेला। लेकिन इन सवालों से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई राजनीतिक विरासत पैदा की, जिसमें भारतीय संस्कृति की अहमियत है तो विकास की नई धाराएं भी हैं। साथ ही रिश्तों की वो मिठास जो इस देश को महान बनाती है। आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। पीएम मोदी के प्रशंसक हैं तो विरोधी भी हैं। लेकिन इन तारीफ और विरोधों के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी बस 22 दिन की दूरी पर खड़े हैं, जब उनके सत्ता में लगातार बने रहने के 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहले 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और अब 7 साल से देश के प्रधानमंत्री। इतना शानदार रिकॉर्ड जनता के दिलों में खास जगह के बगैर बन ही नहीं सकता। जहाँ तक मोदी की खासियत की बात है, जो उन्हें सबसे अलग करता है वो है उनकी कम्युनिकेशन की स्किल। लोगों से संवाद स्थापित करना, और संवाद ऐसा जो विश्वसनीय हो, जिस पर लोगों को भरोसा हो। ये जो भरोसा उन्होंने जीता है उसके लिए लंबा काम किया। आज पीएम मोदी में 71 साल की उम्र का अनुभव है तो लगातार काम करते रहने से पैदा जोश भी। तभी तो दुनिया मोदी की शख्सियत का लोहा मानती है। बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े इवेंट करना और उस इवेंट में बड़ों की तरह पेश आना, ये भी नरेंद्र मोदी की खासियत है। और ये चीज़ें आम पब्लिक को बहुत पसंद भी आती हैं और शायद इसीलिए उन्होंने 2014 के बाद 2019 में अपनी जीत को और बड़ा कर लिया, क्योंकि पब्लिक को, वोटर को ये लगता है कि वही व्यक्ति है जो उनकी सुन रहा है।
और अब आपसे एक खास गुजारिश, आप लोग अपने बचाव के लिए मास्क जरूर पहनिए। कोरोना अभी गया नहीं है। आज ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा अक्टूबर और नवंबर के महीने तक बहुत संभल के रहना है। कोरोना में मामले आ रहे हैं, लेकिन मामले अभी भी हैं, भले ही कम आ रहे हैं। इससे बचाव के लिए एक ही तरीका है, मास्क पहनना। और उसके लिए इंसेंटिव स्कीम हमारी तरफ से आपके लिए ये है कि हमारी मुहिम #मास्कअपइंडिया में हिस्सा बनिए, सेल्फी लीजिए, मास्क पहनकर हमको भेजिए। हम हर रोज़ की तरह तस्वीरें यहाँ दिखाते हैं और ये कोशिश है कि आपकी तस्वीरों को दिखाकर बाकी हिंदुस्तानियों को भी समझा सकें कि मास्क पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क पहनेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे। इसी नोट पर ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले आज के पोल को एक बार फिर आपको याद दिला दूं। लीड स्टोरी जीएसटी में पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर थी और मेरी राय इस पर बहुत साफ है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जीएसटी के दायरे में होने चाहिए, क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा। उसके बाद मेरी राय से जो लोग सहमत हैं वो करीब 64% लोग सहमत हैं, 36% लोग असहमत हैं। अभी भी ये पोलिंग चल रही है, आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। सहमत के लिए 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।